आदाब नाज़रीन, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम बात करेंगे एनआरसी मामले के उस इशू की जिसे लेकर अब लोग एक तरह से खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। आज इसी इशू पर हम बात करेंगे। तो एनआरसी मामले ने अब जान ले ली है और 3 लोग इस तरह के 3 ऐसे मामले सामने आए हैं। यह तीसरा मामला है। दरअसल आसाम के मंगलडोई जिले में एक रिटायर्ड स्कूल टीचर की मुबैना खुदकुशी पर सनसनी फैल गई है। बताया जाता है कि उनका नाम एनआरसी में शामिल न होने से वो तनाव में थे और बेइज्जती महसूस कर रहे थे। 74 साल विनोद कुमार ने खुदकुशी नोट में लिखा है कि वो एनआरसी के अमल में गैर मुल्की गर्दाने जाने की वजह से बेइज्जती महसूस कर रहे थे, इसलिए ये इंतहाई इकदाम करने पर मजबूर हुए। एनआरसी में विनोद कुमार के अलावा उनके अहले खाना के सभी अरकान के नाम शामिल हैं, लेकिन विनोद कुमार को उस वक्त मजीद मायूसी हुई जब 2 माह कबल एनआरसी प्रोसेसिंग सेंटर ने इन्हें जो दस्तावेजात दिए उसमें उनकी निशानदही गैर मुल्की के तौर पर की गई। उधर सिटीजनशिप तरमीमी बिल के एहतजाज में कृषक मुक्ति संग्राम समिति, आसाम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद समेत दीगर 44 ने आज 12 घंटों की बंद की कॉल दी है। बंद के दौरान सड़क और रेल खिदमात मुतासिर हैं, लेकिन जिस तरह से एनआरसी को लेकर अब जो इंतहाई कदम लोग उठा रहे हैं, तो इस एनआरसी के सर्वे पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि एनआरसी का जब सर्वे हुआ था उसमें बहुत से ऐसे नाम आए थे जो लोग माजी में कई पार्टियों से जुड़े रह चुके हैं। बल्कि एक नाम तो आया था जो मुल्क के साबिक सदर जमहूरिया रह चुके हैं, उनके खानदान के लोगों के नाम शामिल नहीं थे। और हालांकि विनोद कुमार जिन्होंने खुदकुशी की है उनका नाम भी एनआरसी में शामिल नहीं है, जबकि 25 साल सरकारी टीचर रह चुके हैं और रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बाद भी उनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं था, जिसकी वजह से विनोद कुमार एक तरह से अपमान और बेइज्जती महसूस कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इंतहाई कदम उठाया। सवाल यह उठता है कि बार बार पार्लियामेंट में वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी यह एक तरह से फाइनल मसवदा नहीं है और इस पर और मौका दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ही बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह कहते हैं कि 40 लाख जो घुसपैठिए हैं, जो दरअंदाज हैं, उन्हें मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि एक ही पार्टी में इस तरह की 2 बातें निकलकर कैसे सामने आती हैं, या फिर अब इस पर भी सवाल उठने लगा है कि एनआरसी की वजह से अब जाने भी जाने लगी हैं। यानी ये इशू जहां मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ तो है ही है और बड़ा हसास मामला तो है ही है, लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से आए दिन लोगों की जान जा रही है, क्योंकि जब से पूरा मामला सुर्खियों में आया है, मामला जब से शुरू हुआ है, मसवदा जब से तैयार हुआ है, उसके बाद से विनोद कुमार ये तीसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस इशू को लेकर खुदकुशी की है। इस पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जो सर्वे किया गया था उसमें जो कमियां रह गई हैं उस सर्वे में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिस तरह की कमियां इस सर्वे में रह गई, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम और बहुत से ऐसे बड़े नाम जो कि हिंदुस्तानी हैं, जिनके आबा व अजदाद हिंदुस्तानी थे, जो सैकड़ों साल से और सदियों से जिनके आबा व अजदाद हिंदुस्तान में पले बढ़े पैदा हुए, उनके घर के लोगों के नाम शामिल नहीं हैं। इस पर अब सवाल खड़ा होता है। तो चलिए इस इशू को समझने की हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त चारों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी हैं जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रमेन
भोर ठाकुर जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और चीफ स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। निहाल रिजवी साहब सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और फोन पर रफीकुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने चारों मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगी कि एनआरसी का इशू जाहिर सी बात है कि बहुत सेंसिटिव है, लेकिन एनआरसी को लेकर जिस तरह से अब लोग सुसाइड करने लगे हैं, आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है? प्रमोद जी। देखिए, ये जो घटना हुई है, हाँ, ये जो घटना हुई है ये बड़ी दुखद घटना है। निरुद्ध दास नाम के जो व्यक्ति है, जो पहले शिक्षक भी रहे हैं, और उन्होंने ये सुसाइड की है, लेकिन इसका अभी पूरा इसका पता नहीं चला कि पारिवारिक कलह की वजह से सुसाइड की है या एनआरसी में नाम नहीं आने की वजह से की है। अरे प्रमोद जी, बिल्कुल उनका जो सुसाइड नोट है उसी में उन्होंने क्लियर कर दिया है। अब इस पर तो सियासत मत कीजिए। नहीं, सियासत मैं नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात बोल रहा हूं उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। दूसरी बात यह है कि ये अभी तक एनआरसी का फाइनल जो है वो फाइनल लिस्ट अभी तक निकली नहीं है। इसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का सबके पास मौका है। तो जो एक शिक्षक जो समाज को दिशा देता है, वो शिक्षक की अगर हताशाग्रस्त होकर अगर आत्महत्या कर ले तो ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। और प्रमोद जी, वो इस वजह से अपमान महसूस कर रहे थे कि उन्हें गैर मुल्की बताया जा रहा है, उन्हें घुसपैठिया बताया जा रहा है, उन्हें दरअंदाज बताया जा रहा है। इस वजह से वो अपमान महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक कदम उठाया। अगर मेरे ख्याल से प्रमोद जी, अगर सर्वे बिल्कुल सही होता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती। कर लीजिए, उत्तर मैं दे लेता हूं जी। नहीं, इसमें इतना बड़ा एनआरसी का काम हो रहा है जिसमें 55,000 सरकारी कर्मचारी दिन रात मेहनत कर करके एनआरसी का लिस्ट बना रहे हैं। उसमें मैं बता रहा हूं, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूं, मेरी जो खुद की जो भाभी जी है उनका भी इसमें नाम नहीं है परिवार का। सोच लीजिए। तो ये छूटना, बहुतों के नाम इसमें छूटे हैं, लेकिन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का इसमें मौका है, तो उसमें नाम उनके शामिल हो जाएंगे। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। प्रकृत जो भारतीय नागरिक है उनको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ठीक है, आपके साथ ही जुड़े हुए हैं रमन जी। रमन जी, कैसे देखा जाए जो सुसाइड हो रही है? और खुद प्रमोद स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई उनकी फैमिली के लोगों के ही नाम नहीं है। मतलब शुरू से ही सर्वे पर सवाल उठते रहे हैं रमन जी। नहीं, ठीक है, ये जो सुसाइड है ये काफी दुर्भाग्यजनक है। इसको होना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन चल रहा है, दिस इज नॉट अ फाइनल लिस्ट दैट हैज बीन पब्लिश। जो अभी तक हो चुका है लिस्ट, जो सेकेंड लिस्ट आया है, इट इज अ ड्राफ्ट लिस्ट। ड्राफ्ट लिस्ट का बाद अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन चल रहा है। अगर उसमें भी अगर उनका नाम नहीं होता तो सुसाइड करे तो एक रास्ता था, लेकिन सुसाइड तो कोई रकम आंसर नहीं है। तो इसीलिए ये घटना नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा है, क्योंकि हम लोग एज कांग्रेस पार्टी हम लोग हमेशा ही बोल रहा है, एनआरसी में कोई भारतीयों का नाम नहीं छूटना है और कोई विदेशी का नाम नहीं ढुकना है। दिस इज आवर प्रिंसिपल ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एंड कांग्रेस पार्टी लोग हमेशा इस लोगों का साथ में है। बिल्कुल। रफीकुल इस्लाम साहब यूडीएफ से हैं। रफीकुल इस्लाम साहब, जिस तरह से एनआरसी का इशू जब से चला है उसके बाद से 3 सुसाइड की इस तरह की खबरें आ चुकी हैं, 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं, इसे कैसे देखा जाए? जी, ये तो सबसे बड़ी तकलीफ, दुख की बात है। सबसे पहले मैं इनके जो परिवार है उन पे संवेदना ज्ञापन कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि जिनकी वजह से ये सुसाइड किया है उन पर 100 मोटो केस होना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इसलिए कि ये स्कूल टीचर है, रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद पेशा में एडवोकेट है। इनके नाम पे कब केस हुआ कुछ पता नहीं। 51 के एनआरसी में खुद इनका नाम है, ये जेन्युइन इंडियन सिटीजन है। 51 के एनआरसी में इनका नाम था, सब कुछ ओके है। अब इनको नाम पे जो एनआरसी में नाम नहीं है, कॉज है, रीजन है, उस रीजन में दिखाया कि आप विदेशी घोषित है। कब इनके नाम केस हुआ इनको पता नहीं, कब केस चला इनको पता नहीं, विदेशी घोषित कर दिया।
अब वो डर से जो है उस मतलब गुस्से में, नाराजगी में सुसाइड कर दिया। तो जिन लोगों की वजह से सुसाइड किया है, एक जेन्युइन इंडियन सिटीजन है, उनके जो बदनाम किया है, उन पे सो मोटो केस हो, उनको गिरफ्तार करे। ये जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये अभी बीजेपी सरकार है, ये जिनकी वजह से इस पे केस लगा, जिनकी वजह से केस इन पे लगाया गया झूठा केस, उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नीरज दास का मसला नहीं है, लाखों आदमी ऐसे हैं जो 51 के एनआरसी में जिनका नाम है, बापसादे का नाम है, और चुपके से घर में बैठ के, पहले कांग्रेस सरकार वही करती थी, अब बीजेपी भी वही कर रहा है। इनके जो बॉर्डर पुलिस है वो इन पे केस लगाते हैं घर में बैठ के, वैसे खामखा डाउटफुल सिटीजन उनको शुमार करते हैं करके उनके नाम। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी अब तय होनी चाहिए कि आखिर कमी कहां थी, किस वजह से ये सुसाइड किया गया, खुदकुशी की गई। निहाल रिजवी साहब, क्योंकि आप समाजी एक्टिविस्ट हैं, एक समाजी कारकुन हैं, जिस तरह से एनआरसी का जब से इशू बढ़ा, क्योंकि इशू तो ये बहुत पुराना है निहाल साहब, लेकिन जब से ये इशू बढ़ा उसके बाद से आसाम में ही 3 लोग खुदकुशी कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं। कहां पर कमी रह जाती है इस पूरे इशू को अगर देखें तो कहां पर कमी रह गई, क्योंकि एनआरसी में जो कमियां हैं उसे लेकर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं। दिक्कत देखिए ये है सबसे बड़ी जी कि ये जो हादिसात हो रहे हैं जिसमें 3 लोगों, आपने बताया कि 3 लोगों का इंतकाल हो गया, उनकी जान चली गई, तो ये जिन लोगों की जिम्मेदारी थी जी कि लोगों का वो करें, इसमें जांच करें कि कौन सा इंडियन है और कौन सा बाहर का है, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तभी आज ये नौबत आ रही है कि लोग जान देने पर तैयार हैं अपनी। इसलिए सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों का उस इलाके में जिन लोगों की ड्यूटी थी, जिनकी जिम्मेदारी थी, अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो ये गलतियां और ये इस तरह की सुसाइड आगे भी होते रहेंगे। इसलिए किसी न किसी को तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात नहीं है कहीं पे, इसमें एक अवाम की बात है। तो इसमें जब तक कि सभी लोग एक जिम्मेदारी अपनी नहीं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट को भी इस चीज पे गौर करना चाहिए कि हालात इतने क्यों खराब हो रहे हैं कि आज सुसाइड करने की नौबत आ रही है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद स्वामी जी, इसका जवाब आपसे चाहेंगे। जो बात निहाल साहब ने कही कि भाई वाकई में अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ऐसी नौबत आखिर क्यों आई कि अब लोग सुसाइड कर रहे हैं एनआरसी के नाम पर। देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहूंगा कि अगर किसी ऑफिसर की कोई गफलतवामी है, किसी ने अगर अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती है तो उसके विरुद्ध में एक्शन लिया जाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि किसी को भी किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात है, ये एनआरसी का जो फाइनल जो एनआरसी तो प्रकाशित हुई नहीं है, सही। अभी जो 2 ड्राफ्ट प्रकाशित हुए हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका था, तो उनको भी इतना हताशाग्रस्त होकर के वो जो वकील आदमी है, इसके पहले जो मेरे मित्र तो ये हताशा क्यों है, इस पर कभी आपने सोचा प्रमोद स्वामी जी? वकील भी है। स्वामी जी लोगों में इतनी हताशा क्यों है, आपने सोचा कभी? हाँ, लोगों में हताशा इस वजह से है कि बीजेपी के प्रेसिडेंट जो है अमित शाह जी बार बार कह रहे हैं कि 40 लाख घुसपैठियों को हम निकालेंगे, जबकि आप कह रहे हैं कि अभी फाइनल नहीं हुआ है ड्राफ्ट। लेकिन अमित शाह किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि भाई 40 लोगों को निकाला जाएगा? आप बात को तोड़ और मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। नहीं, जो हताशा की आप बात कर रहे हैं उस पर मैं बोल रहा हूं। उसको आप प्रश्न करिए, उत्तर मेरे को देने दीजिए। आप प्रश्न करिए, उत्तर मेरे को देने दीजिए। ठीक है। अमित शाह जी का स्टेटमेंट आप चलाइए आपके टीवी में। उन्होंने क्या कहा, सुन तो लीजिए, सुनते नहीं आप। कल ठीक है, सुनाइए। उन्होंने कहा आप बोलिए ना। प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है,
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है, ये शब्द उन्होंने यूज किए। उन्होंने ये नहीं किया कि 40 लाख जो है घुसपैठी है, 40 लाख घुसपैठी बोला उन्होंने नहीं कहा। उनका आप बाइट उनके निकालिए, मैंने भी सुना है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है। तो जब जो और फाइनल जो लिस्ट जब निकलेगी तब इसके बारे में कहा जाएगा। और यही हमारा स्टैंड है, क्योंकि प्रथम दृष्टया में तो प्रतीत हो ही रहा है कि 40 लाख है, लेकिन क्लेम रेस और ऑब्जेक्शन का मौका होगा, उसमें बहुत से लोग भारतीय नागरिक भी है। तो जो भारतीय नागरिक होंगे उनका नाम उसमें शामिल किया जाएगा, और जो विदेशी है उनका नाम उस वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा। तो ये तो प्रक्रिया है इसमें, और ये सारी जो प्रक्रिया है नहीं, तो अब जो सुसाइड का सिलसिला चल रहा है प्रमोद स्वामी जी, जो अब सुसाइड का सिलसिला चला है, 3 लोग सुसाइड कर चुके हैं, तो इस पर आपकी सरकार क्या अब एक्शन ले रही है? कैसे रुकेंगे अगर ये सिलसिला चल पड़ा, जैसा कि अभी निहाल रिजवी साहब कह रहे थे कि भाई अगर ऐसा शुरू हो गया तो ये बहुत नुकसान होगा इससे। नहीं, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से मैं आसाम की जनता से अपील करना चाहूंगा कि किसी को भी पैनिक में नहीं आना है, किसी को भी पैनिक में आकर करके सुसाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भारतीय नागरिक है उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता से साथ खड़ी है। आपके पास में क्लेम ऑब्जेक्शन का मौका है, आप अपने वैध कागजात जमा करवाइए, आपका नाम उसमें शामिल किया जाएगा। और उसके अलावा अगर कहीं भी किसी को दिक्कत आ रही है तो हमारा लीगल सेल है, वो सहायता करने के लिए तैयार। ठीक है, रमन ठाकुर जी, ये सुसाइड आखिर अब कैसे रोकेंगे? अगर लोगों के अंदर एक अपमान की भावना आ गई है कि भाई एनआरसी में हमारा नाम नहीं है, एक बेइज्जती हो रही है, घर के दूसरों लोगों के नाम है लेकिन खुद का नाम नहीं है, जैसा कि विनोद कुमार के साथ हुआ, तो इस पर अब कैसा कदम उठाया जाना चाहिए? कांग्रेस क्या कर रही है? जैसे भी हम लोग ने, मैं तो पहला स्टेटमेंट में ही बोला, कांग्रेस ने जिस भारतीयों का नाम एनआरसी से छूटेगा उन लोग को पूरी तरफ से, पार्टी का तरफ से लीगल हेल्प हो, जो भी हेल्प हो, मदद करेगा। लेकिन ये जो जिम्मेदारी का बात आया, अभी असम में बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो बीजेपी का गवर्नमेंट है, सुसाइड नहीं हो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम बनाए, इसके लिए सब कुछ करना चाहिए, जो ये नहीं हो रहा है। मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि क्योंकि अवेयरनेस बढ़ाया जाए, आदमी को मतलब पैनिक नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट करे। ये हमने गवर्नमेंट को आपका माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आदमी पैनिक नहीं हो, सुसाइड मत करे। अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है, टाइम चल रहा है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी और एक बात चल रहा है जिसमें ये सब पैनिक हो रहा है, क्योंकि अभी एनआरसी में पहले 16 डॉक्यूमेंट्स था, जो अभी 5 डॉक्यूमेंट्स वहां से हट गया। ये होना नहीं चाहिए था। ये सब भी एक वजह है, गवर्नमेंट ने इसको क्लियरिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो 5 डॉक्यूमेंट का बात है, आज जो सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई था, अभी तक मेरे को रिजल्ट मालूम नहीं क्या हो रहा है। मैं बार बार यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को इसको अवेयरनेस करना चाहिए। बिल्कुल एक बेदारी लोगों में एक बेदारी लानी चाहिए। जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक जो डर और खौफ है वो निकले। रफीकुल इस्लाम साहब, इस भय को, इस डर को आखिर कैसे निकाला जाएगा? क्या सरकार इसके लिए वाकई में कोई कदम आपके यहां उठा रही है? आप लोग अपोजिशन में हैं, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? पर हम बात कर रहे हैं जो बहुत हसास मामला है, और अब एनआरसी के मामले में खुदकुशियां भी हो रही हैं। इसी इशू पर हम बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। रफीकुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ शायद हैं फोन लाइन पर, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद निहाल रिजवी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। निहाल रिजवी साहब, जितना हसास मामला है या इस तरह के जो बड़े मामले होते हैं, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि भाई क्योंकि एनआरसी का ही मामला देख लें, इसमें बहुत सी कमियां रह गई, क्या वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया और सरकार की तरफ से होमवर्क नहीं किया जाता है, या सिर्फ चुनावी इशू बनाकर इस तरह के मसले लाए जाते हैं? देखिए, बदकिस्मती तो यही है हमारी जी कि ये इन मसलों को जिस तरह से हल करना चाहिए, जो जेन्युइन तरीका है इनको हल करने का, उसके बजाय इसमें लोग सियासत करने लगते हैं, पार्टियां सियासत करने लगती हैं। और यही वजह है कि इस सियासत की वजह से ये हालात यहां पे बिगड़ जाते हैं, और लोग
जो यहां तक नौबत आ जाती है कि लोग खुदकुशी करने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ हालात इसलिए बिगड़ जाते हैं कि सियासी पार्टियां अपना मफाद देखती हैं इसमें। वो ये देखती हैं सियासी पार्टियां कि हमको वोट कैसे मिलेगा, वोट की बेस पे वो इस तरह के इश्यूज को इस्तेमाल करती हैं, जिसके नतीजे में मुल्क को भुगतना पड़ता है, मुल्क के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचता है। आज आपको एक मैं मिसाल दूं, सोशल मीडिया पे से मेरा ताल्लुक है, सोशल मीडिया पे मैं हूं। आज सोशल मीडिया पे एक तबका वो पैदा हो गया है कि जो ये कह रहा है कि आप सब लोग, चाहे वो अपर क्लास का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आप सब लोग आर्यंस हैं, बाहर से आए हैं, यहां के मूल निवासी हम हैं, आप लोगों को यहां से चले जाना चाहिए। ये हालत पहुंच गई है इस मुल्क में, बहस इस निचले लेवल तक पहुंच गई है। इसलिए हमको इसमें संभल जाना चाहिए और सारी पार्टियों को अपनी एक जिम्मेदारी का एहसास करके मुल्क के इत्तेहाद को बाकी रखना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह के हसास मामलों पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से सियासत देखने को मिलती है। प्रमोद स्वामी जी, क्या वाकई में इस तरह के मामले पर भी आप लोग सियासत करते हैं, पॉलिटिक्स होती है जिसकी वजह से इसका रिजल्ट 100% नहीं होता है, 100% रिजल्ट नहीं आता है? नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे को समझ में नहीं है। आप बोलते हैं, आपने कहा कि आप राजनीति करते हैं जी, हम कौन सी राजनीति करते हैं? ये शब्द जो आपने यूज नहीं, आपसे मुराद भाई आपकी पार्टी है या जो दूसरी पार्टियां हैं वहां पर, सियासी पार्टियों की मुराद है आपसे? हर राजनीतिक जो नहीं, हर राजनीतिक पार्टियां जो है उनका अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी अपनी नीतियां है, अपना अपना नेतृत्व है, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी नीति और अपने नहीं। देखिए प्रमोद स्वामी जी सामने जाते हैं जी, स्वामी जी, मैंने सियासत का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि अभी रफीकुल इस्लाम साहब जैसे बता रहे थे कि भाई आज भी बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं और उन्हें पनाह दी जा रही है, हिंदू घुसपैठिए आ रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा। मेरे पास में मैं कुछ आपको तथ्य दे रहा हूं जी। जो इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जी, उन्होंने आपको राज्यसभा में उन्होंने 18/12/2003 को जो कहा था वो मैं आपको कोट करके सुनाना चाहता हूं। आफ्टर पार्टीशन ऑफ कंट्री, द माइनॉरिटीज लिविंग इन बांग्लादेश have been subjected to various persecution and they were forced to take refuge in our country. While granting citizenship to these unfortunate people, our attitude towards them should be more liberal as it is our moral responsibility. तो ये बात कोई हमने नहीं की, कहीं 2003 में ये डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और जो राज्यसभा में उस टाइम में उनका जो दिया हुआ स्पीच है वो आप अगर चाहें तो 8/12/2003 के डेट का उनका स्पीच आप सुन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 1955 नहीं प्रमोद जी, देखिए इशू पर आइए क्योंकि अभी रफीकुल इस्लाम ने कहा कि भाई अब वो जो बात करें क्या वो उसमें सच्चाई है? मैं नहीं, देखिए अब इतना टाइम नहीं रहता है प्रमोद जी, अगर प्रमोद जी आप पूरी हिस्ट्री में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं रहता है। तो जो रफीकुल इस्लाम ने जो कहा कि भाई आज भी घुसपैठिए आ रहे हैं, मैं हिस्ट्री नहीं, देखिए घुसपैठियों आने का जो बॉर्डर को सील किया गया है और उसके पहले जो सरकारें थी उनका बांग्लादेश से हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था। हमारी सरकार में आने के बाद में उस डिस्प्यूट को खत्म किया, इसलिए अब जो फेंसिंग का काम हो रहा है, क्योंकि अगर डिस्प्यूट रहता तो वह फेंसिंग ही नहीं होती, फेंसिंग नहीं होती तो लोगों का आना जाना स्वाभाविक था। तो अब जब डिस्प्यूट जो खत्म होने के बाद में वहां फेंसिंग का काम हो रहा है, तो अब जो आने का तो अब प्रश्न नहीं है, क्योंकि वहां बॉर्डर पे काफी अब सिक्योरिटी जो है टाइट हो चुकी है। अच्छा। दूसरी बात, इन्होंने जो हिंदू बांग्लादेशी की जो बात कही तो उस पे मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि 1955 के जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें यह लिखा गया है कि जो लोग पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में जो लोग रहे हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी में कौन को हुए, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख, जैन और पारसी,
इनके ऊपर में अगर वहां कोई अत्याचार होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। रमन बोध ठाकुर जी, रमन बोध ठाकुर जी, जो बात प्रमोद कह रहे हैं और जो रफीकुल इस्लाम ने कही थी, उस बात को आप कहां पर पाते हैं? क्या वाकई में आज भी घुसपैठिए आसाम में आ रहे हैं? नहीं, आज आसाम में बंद है। बंद क्या है? जो क्योंकि सरकार ने जो हिंदू बांग्लादेशी अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाना मांगता है, जी जी। क्योंकि कांग्रेस हमेशा इसी बात का खिलाफ है। भारतवर्ष एक सेकुलर कंट्री है, भारतवर्ष का संविधान सेकुलर है, क्योंकि जो सेकुलर का कारण से मतलब 1971 जो ट्राई पार्टी टॉक हुआ था, उस आधार पर असम में एनआरसी का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो ये हिंदू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट लाना चाह रहा है, जिसके लिए आज बहुत खिलाफ हो रहा है, क्योंकि इन लोग ही नहीं मतलब विदेशी का जो नीति निर्धारण किया है, जो धर्म का आधार पर कर रहा है, असम का लोग ये बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि अभी भी इन लोग जो पांच ऑर्डिनेंस अभी तक पास किया है, इस 5 ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने किया है, इन ऑर्डिनेंस का थ्रू से भी बांग्लादेशी यहाँ हिंदू बांग्लादेशी यहाँ आने सकता है, आने सकता है। निहाल रिजवी साहब 30 सेकंड हमारे पास, या 30 सेकंड से भी कम आपके पास है कि इस तरह के इशू पर कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं जो लगातार सियासत होती रहती है? बिल्कुल जी। अगर इन सब इश्यूज पर सियासत होगी जी, तो हम मुल्क के इत्तेहाद को कैसे बाकी रख पाएंगे? बिल्कुल, हम मुल्क को अपने आगे कैसे बढ़ा पाएंगे? मेरी अपील है इन सब पॉलिटिकल पार्टी से कि इन सब मामलात पर सियासत न करें और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के लिए बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो बात निहाल रिजवी साहब ने कही, इसी पर हम क्लोजिंग करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन जी आपका भी, निहाल रिजवी साहब आपका भी शुक्रिया, और रफीकुल इस्लाम आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।